Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आते हैं, क्या उसकी वजह से राजस्थान की भाजपा लीडरशिप के ऊपर गाज गिर सकती है? कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कोशिश की चुनाव जितवाने के लिए। भजन लाल शर्मा ने व्यापक स्तर पर कैंपेनिंग की पार्टी के लिए। देखिए, जिस तरह से उनका चुनाव हुआ था दिसंबर के महीने में, वो राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने शपथ ली। उसके बाद अब करीब 5 महीने हो गए हैं। दिशांक, आपको लगता है क्या कि ये जो रेफरेंडम है या फिर जो चुनाव हुआ है वो उनकी लीडरशिप के ऊपर लिटमस टेस्ट था? भाजपा के करीब 5 महीने का जो कार्यकाल रहा उसके ऊपर एक तरह से रेफरेंडम था? जी बिल्कुल। और मुझे लगता है देव कि आप राजस्थान की राजनीति को देख के आए हैं इतने लंबे समय से। जब भजन लाल शर्मा की घोषणा हुई मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था वो भी थोड़ा सरप्राइज था, थोड़ा चौंकावा था। और एक तरह से राजेश शायद बहुत ज्यादा चौंका। वो तो खैर हमने एक लाइव कैमरे पे देखा था। लेकिन अगर भजन लाल शर्मा अपनी पार्टी को उस मजबूत सीट पे उस मजबूती से खड़ा नहीं कर पाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि फिर मुख्यमंत्री पद के ऊपर काफी सारी दावेदारी अपने सामने वो पाएंगे। कई दावेदार उनके सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ मुझे लगता है 20 से नीचे जाता है राजस्थान के अंदर, तो फिर एक जो प्रश्न है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, फिर क्या उसे राजस्थान के अंदर संगठन स्तर पे और सरकार के स्तर पे कुछ बड़े परिवर्तन करने के लिए वो मजबूर होगा? क्योंकि देखिए, पूरा जो 2023 का राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव था वो एक तरह से मोदी के फेस पे जीता गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, उनके पास एक मैंडेट था कि वो जो गारंटी है, वो जो प्रॉमिस है जिनके ऊपर भाजपा की वापसी हुई है, उसको पूरा करें और जनता के अंदर एक मैसेज दें। लेकिन फिर सवाल वही है देव, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उस तरह से पॉलिटिकली मैच्योर हो पाए, वो परिपक्व हो पाए? मेरा मानना है और खासतौर पर भरतपुर सीट उनके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि सांगानेर से वो विधायक बने हैं, लेकिन वहां उनके लगातार दौरे लगते रहते हैं। तो अगर ईस्ट राजस्थान के अंदर, खासतौर पर भरतपुर के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, तो फिर मुझे लगता है कि भजन लाल शर्मा के लिए कुछ आगामी दिनों में दिक्कतें पैदा हो सकती है। जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसमें माना जा रहा था सांगानेर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर ही उस प्रकार से वोट नहीं पड़े जिस तरह से बीजेपी को शायद उम्मीद रही होगी। पर मेरा ये मानना है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में भाजपा अगर पूरे देश में खराब परफॉर्म करती है, क्योंकि देखिए 2019 में केवल राजस्थान में भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। उसकी स्टुपेंडस परफॉर्मेंस गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में रही थी। तो वो स्टुपेंडस परफॉर्मेंस अगर 2024 में भाजपा रिपीट नहीं करती है, यानी कि मान लीजिए कि इन तमाम राज्यों में भाजपा की खराब परफॉर्मेंस रहती है, तो मेरा मानना है कि राजस्थान की भाजपा लीडरशिप पे हो सकता है उस कदर खतरा ना मंडराए। क्योंकि अगर सभी राज्यों में खराब परफॉर्म करती है या फिर जैसे एक्सपेक्ट कर रही है उस प्रकार परफॉर्म नहीं करती है, तो केवल राजस्थान की लीडरशिप को सिंगल आउट किया जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। पर अगर मान लीजिए सिनेरियो ये पैदा होता है कि भाजपा या फिर एनडीए तो 350 क्रॉस कर जाती है, पर राजस्थान में उसकी परफॉर्मेंस खराब रहती है या बेहद शर्मनाक रहती है, तो ऐसे में जवाब, ना केवल जवाब मांगा जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन भी हो। उस सिनेरियो में क्या कुछ हो सकता है, कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं, ये सवाल भविष्य के गर्भ में हो सकता है। पर मेरा मानना है कि दौसा की सीट अगर भाजपा हारती है, एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर खराब रहती है, अगर भाजपा का जो टोटल आंकड़ा है वो 16 या 17 से या 18 से नीचे जाता है, तो भजन लाल शर्मा को रिप्लेस करके किसी नए चेहरे को ला सकती है। पर अगर इंडिविजुअल सीट्स की भी देखी जाए, जैसे भरतपुर के बारे में दिशांक ने बोला, मेरा मानना है कि दौसा, ये जो बेल्ट है दौसा, धौलपुर, इन तमाम सीटों पर अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस पूर्वी राजस्थान में खराब रहती है, तो उसकी गाज भी राजस्थान में जो मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके ऊपर पड़ सकती है। मीणा समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको अपने साथ जीप में साथ में ले जाकर कैंपेनिंग, रोड शो के दौरान कैंपेनिंग भी की थी, और कई बार उनके साथ हंसी मजाक भी करते हुए देखे गए हैं। पर ऐसे में अगर इनकी परफॉर्मेंस खराब रहती है तो मानकर चलिए ना केवल भजन लाल शर्मा पर गाज गिर सकती है,
कैबिनेट में भी अच्छे खासे फेरबदल काफी हो सकते बदलाव हैं हो सकते और हैं, जी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि दिया कुमारी को जो कि विद्याधर नगर से विधायक हैं कि राजस्थान की सरकार में प्रमुख मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय उनके पास है, पर्यटन मंत्रालय उनके पास है और उनको एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है वो समय बता सकता है, पर मेरा ये मानना है कि ये तमाम जो लोग हैं इसका जो चुनाव का जो रेपरकशन है वो इनके पॉलिटिकल ग्राफ पर हो सकता है। निशान देखिए, वही जो आपका आकलन है वही मेरा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती या उस तरह से सीटें नहीं निकाल पाती जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी केंद्र नेतृत्व द्वारा, और अगर सीटें कहीं ना कहीं 20 से कम या मान लीजिए 16-17 तक भारतीय जनता पार्टी की टैली आके अटक जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा सकता है भजनलाल शर्मा से भी और जो भाजपा के अध्यक्ष हैं राजस्थान में सीपी जोशी से भी, क्योंकि देखिए एक अच्छा खासा समय हो गया है पार्टी को पावर में आए हुए राजस्थान में, और उसके बाद से अगर आप देखें तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला टेस्ट है। आपको विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, तो इसका असेसमेंट मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करेगी। और अगर उन्हें लगता है कि बदलाव की जरूरत है तो देखा है हमने देव की भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर उन्हें हार्ड चॉइसेस करनी है, अगर उन्हें लगता है कि बदलाव करना है व्यापक स्तर पे, तो फिर वो बड़े नेताओं को भी साइडलाइन कर देती हैं, जिसका एग्जाम्पल वसुंधरा राजे के रूप में हमने राजस्थान में भी देखा। पर निशांत, मेरा ये भी मानना है, आपको लगता नहीं कि अमित शाह जो कि शीर्ष नेतृत्व में नंबर 2 पे माने जाते हैं बीजेपी में, उनके बेहद करीबी कहे जाते हैं भजनलाल शर्मा, ऐसे में आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा पर इतनी जल्दी गाज हो सकता है ना गिरे? और परिणाम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रहती है भाजपा की, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम एक बड़ी तस्वीर में देखें तो राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वो एक चरण से निकल रही है कि जहाँ पे जो जैसे चाहे भाजपा के अंदर वसुंधरा राजे हों वो थोड़ी साइडलाइन पे हैं। अगर अभी अब तक हम भाजपा का ही माफ कीजिएगा डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अगर आप कांग्रेस में देखें, अगर मान लीजिए जालोर सीट से जो हल्का सा आपने टच किया एक पॉइंट पे, मैं उस बारे में बात करना चाह रहा था। ना केवल भजनलाल शर्मा पर वसुंधरा राजे का क्या कुछ भविष्य हो सकता है, वो काफी कुछ इस चुनाव पर डिपेंड कर सकता है। वो कम बैक करने की कोशिश करेंगे। मेरे को अंदर खाने से ये रूमर मिल में कह लीजिए आप, या वैसे कई लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि वसुंधरा राजे इस कदर साइडलाइन है कि उनकी वापसी करना बेहद मुश्किल है अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा अच्छा परफॉर्म करती है तो। बिल्कुल। पर उनकी इस वक्त कोशिश ये थी कि इस चुनाव में कोशिश ये थी कि दुष्यंत सिंह जो हैं वो इलेक्ट हो जाएं। अगर भाजपा का कमबैक रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वसुंधरा राजे शायद ये चाहेंगी कि उनके कैबिनेट में कम से कम दुष्यंत जगह मिल जाए हो जाए, ताकि जो 2 बार नहीं हुआ 2014 और 19 में वो तीसरी बार हो जाए। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे शायद अपने जो पत्ते हैं वो अभी तक दिखा नहीं रही हैं। अगर भाजपा की खराब परफॉर्मेंस रही, अगर मान लीजिए 6, 7, 8, 9 सीटें भाजपा राजस्थान में हार जाती है, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की स्थिति मजबूत हो सकती है। बिल्कुल। देखिए देव, वही बात है जैसे मैंने कहा कि उसके बाद फिर काफी सारे समीकरण बदलेंगे। अगर वो साइडलाइन पे हैं तो हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत के राजस्थान में आई तो वसुंधरा राजे कैंप से भी एक एक्सरसाइज थी, एक कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जो एमएलएस हैं उनको साधा जा सके। हालांकि फिर जो सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी की वो इतनी मजबूत है कि वो उन्होंने स्टेप इन किया और उस बिखराव जो उनको लग रहा था कहीं हो सकता है उसको आके रोका। इसी तरह से अगर कांग्रेस के अंदर देखिए, अगर जालोर सिरोही सीट से अशोक गहलोत के पुत्र जो है वैभव गहलोत, अगर जिस तरह से आप भी वहां पे गए, आपने ट्रैवल किया, अगर वो एक बड़े मार्जिन से हार जाते हैं तो फिर उनकी लीडरशिप के ऊपर भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल होने वाली है। अगर वैभव गहलोत जो समीकरण बनते हुए लग रहे थे अगर वो हारते हैं तो अशोक खास तौर पे तब अगर कांग्रेस के पास 9 से 8 सीटें या 10 सीटें तक कांग्रेस ला पाती है और उसमें नहीं, जालोर सिरोही एक सीट नहीं है, तो फिर ये एक मैसेज देगा। क्योंकि आपने देखिए उस जैसे हमने डिस्कस किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पूरी हैवी गन्स थी वो बाड़मेर में लाके पोजीशन की, वहां पे स्टेशन करी ताकि उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के जो ये त्रिकोणीय संघर्ष में कैलाश चौधरी फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। उसी तरह से देव, आप वहां थे, आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस का एक मेजर जो
मैन फोर्स मशीनरी जिसे हम कहते हैं वो पूरी वहां पे जालोर सिरोही में लाके एकत्र की गई और उसका इम्पैक्ट जोधपुर में देखने को मिला था, क्योंकि जोधपुर कांग्रेस का एक जो बड़ा धड़ा था वो जालोर सिरोही में बैठा हुआ था और इस कारण करण सिंह उचियाड़ा को वहां पे दिक्कत भी आना शुरू हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी तरह के जो समीकरण है वो भी बैठेंगे। कई नेता जैसे राजेंद्र राठौड़ हैं जो अपनी जमीन वापस से लोकसभा चुनाव के बाद तलाश करने की कोशिश करेंगे, वो फिर हाशिए से निकल के जो राजस्थान की मुख्य धारा की राजनीति है उसमें अपनी जमीन टटोलने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दिशांक, आपने कांग्रेस की बात की, अगर उसको एक्सप्लोर करें तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और अच्छे से मेरा मानना है 8-9 सीटें, बिल्कुल, क्योंकि जो एक पार्टी 2 बार 0 सीट्स लेकर आई थी और विधानसभा में से, वो अगर 8 सीटें भी ले आती है तो उस परफॉर्मेंस को अच्छा माना जाएगा। पर मेरा यह मानना है कि अगर 8 या 9 सीटें कांग्रेस की आ गई और उसमें से 4 या 5 सीटें पायलट खेमे के नेताओं की दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, ब्रजेंद्र ओला करीबी हैं सचिन पायलट के। इसके अलावा जयपुर रूरल, अनिल चोपड़ा काफी करीबी माने जाते हैं, करीबी उन्हीं के गुट से माने जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इंटरनल पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस की वो एक्टिवेट हो जाएगी। वो एक्टिवेट अगर होगी तो गाज गिर सकती है अशोक गहलोत के ऊपर, क्योंकि जालोर सिरोही की सीट अगर वैभव गहलोत हारते हैं तो सवाल ये उठेगा कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, और ना केवल 3 बार के मुख्यमंत्री रहे दिशांक, जो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, ऐसा व्यक्ति अगर अपने बेटे को 2 बार चुनाव नहीं जितवा पाता तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सचिन पायलट, अगर ऐसी संभावनाएं पैदा होती हैं तो ज्यादा मजबूत होंगे। और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है देव, तो सचिन पायलट की पोजीशन जो है वो और स्ट्रेंथन और सॉलिडिफाई होगी कांग्रेस के अंदर, और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है देव। देखिए जिस तरह से एक मैं कहूंगा कि सचिन पायलट का एक पैन इंडिया प्रेजेंस रही है इस पूरे इलेक्शन में, उन्होंने जगह जगह जाके केरल तक में उन्होंने प्रचार किया है, जबकि अशोक गहलोत के लिए बार बार कांग्रेस के खुद नेता ये कह रहे थे कि देखिए आप पार्टी के इतने शीर्ष नेता हैं लेकिन आपको एक सीट पे आके बंधना नहीं चाहिए, इससे आप अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके राइवल हैं, उनको आप एक मैसेज दे रहे हैं कि हम इस चुनाव में एक ऐसी जगह पे आके अटक चुके हैं कि जहां पे हमें खुद यहाँ पे रह के हमारे जो जनरल हैं उनको आके कैंप करना पड़ रहा है, तो एक कमजोरी का निशान है, एक साइन ऑफ वीकनेस है। तो जो आपने कहा मुझे भी लगता है कि इसके बाद जो 4 जून के परिणाम होंगे, अगर सचिन पायलट के जो करीबी हैं अगर वो सीटें निकाल लेते हैं और जालोर सिरोही के अंदर अशोक गहलोत जैसे परिणाम चाहते हैं वैसे नहीं निकलते, तो फिर उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आप अपने बेटे को 2 बार क्यों नहीं जिता पाए। पहले जोधपुर से उनको निकाल के जालोर सिरोही में लगाया गया, क्योंकि एक अनुमान था, एक असेसमेंट था कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो थोड़ी फेवरेबल है पार्टी के लिए। अगर वो भी नहीं निकल पाती तो फिर मुझे लगता है 2019 में तो सचिन पायलट ने खुद मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी लीडरशिप इस बात के खिलाफ थी कि वैभव गहलोत को टिकट दी जाए, पर चुनाव के बाद जब 2019 के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि उनके कहने पर वैभव गहलोत ने को टिकट दी गई थी। उन्होंने कहा था राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कि अशोक गहलोत सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, नाराज हो जाएंगे अगर तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, और उनके कहने के बाद वैभव गहलोत को टिकट मिली थी। पर इस बार अगर वैभव गहलोत चुनाव नहीं निकाल पाते हैं, अगर वो बड़े मार्जिन से हारते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि सवालिया निशान जो है वो अशोक गहलोत के नेतृत्व के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर लग सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, उम्मीद है कि ये सार्थक रही दर्शकों के लिए, और कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद की जो राजनीति है वो बेहद दिलचस्प हो सकती है। मेरा ये मानना है कि चुनाव के नतीजे जब 4 जून को आएंगे तो एक तो बिगर पिक्चर होगी, और उस बिगर पिक्चर के अंदर जो स्मॉलर पिक्चर्स हैं वो बेहद दिलचस्प हो सकती हैं कि राजस्थान की राजनीति जो है वो कौन सी राह पकड़ेगी, और 2028 से पहले 2024 के जो बड़े चुनाव हैं, लोकसभा के जो चुनाव हैं, वो कई बातें जो हैं वो अपने गर्भ में लेकर हैं, और उन तमाम बातों को लेकर जिस तरह से चुनाव का नतीजा सामने आएगा वो कई नेताओं की राजनीति को बना या बिगाड़ सकता है। राजस्थान तक के लिए फिलहाल मैं देवंकुर वधावन और दिशांक पुरोहित की तरफ से बहुत धन्यवाद।